जय हिंद। मैं विजयकांत सत्यज इस्तकबाल करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विजय पथ 2055 में। चलिए आज एक मजेदार टॉपिक के साथ आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। इस छंद सीरीज में, इस छंद में हम एक महत्वपूर्ण छंद को देख रहे हैं। यह संस्कृत में ही प्रायः प्रयोग किया जाता है और संस्कृत का ही ये छंद है। जो लोग संस्कृत विषय से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर एमए कर रहे हो, या फिर 11th-12th में जिनके पास संस्कृत हो, कुल मिला के जो भी संस्कृत पढ़ते हैं, या फिर कोई जो मुझ जैसे हैं जिनका संस्कृत से लेना देना ऐसा नहीं है कि किसी परीक्षा में बैठना है, ठीक है ना। मेरी तो संस्कृत मेरा विषय कभी नहीं रहा है, ठीक है ना। कभी भी मैंने संस्कृत 8वीं तक अगर संस्कृत विषय था तो वो भी केवल पास करना होता था, उसके नंबर नहीं जुड़ते थे। उसके बाद फिर संस्कृत विषय कभी नहीं पढ़ा है, परंतु संस्कृत विषय से एक प्रेम है और वही प्रेम मैं आप तक प्रेषित कर रहा हूं इस छंद टॉपिक के माध्यम से, ठीक है ना। इस छंद टॉपिक के माध्यम से यह प्रेम मैं आप तक प्रेषित कर रहा हूं। संस्कृत भाषा बड़ी ही प्यारी भाषा है, बड़ी ही परिष्कृत भाषा है और बड़ी ही अच्छी भाषा है। और हमारी भाषा, जिस भाषा में मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, तो वो जो हिंदी है, इसकी आदि जननी, इस हिंदी की आदि जननी भी क्या है? संस्कृत ही है। तो इस संस्कृत का एक छंद देखते हैं आज। इस संस्कृत का एक छंद देखते हैं। तो ये छंद क्या है हमारे पास? ये जो छंद है यह है मंदाक्रांता। यह कौन सा छंद है? यह मंदाक्रांता छंद है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो छंद शास्त्र है संस्कृत का, उसमें कुछ छंद छोटे होते हैं और कुछ छंद बड़े होते हैं। कुछ छंद छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। तो लगभग ये बड़े छंदों में ही इसकी गिनती हम कर सकते हैं, क्योंकि 6 4 10 और ये क्या हो गया, कुल ये 17। तो इसमें कुल मिलाकर इसमें कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें 17 वर्ण होते इसमें 17 वर्ण होते हैं, माफी चाहूंगा, ठीक है ना। इसमें 17 वर्ण होते हैं। देखिए ये जो मंदाक्रांता छंद है, अब कुछ लोग आपको YouTube पर ऐसा पढ़ाते मिल जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको सजग कर रहा हूं, जो नेट जेआरएफ कर रहे हैं संस्कृत से, जो टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं, या फिर जो संस्कृत विषय पढ़ना चाह रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि इन सब चक्करों में मत पड़े। जो आपको बता रहे हैं 2 मिनट की ट्रिक, ठीक है ना, 2 मिनट की ट्रिक बता रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि हम तो आपको इन 2 मिनटों में जी सारे छंद करा देंगे। नहीं साहब, नहीं होंगे, ठीक है ना। वहां तो आपको लगेगा कि मैंने सारी तैयारी कर ली है जब आप घर पे बैठे, परंतु जब आप परीक्षा भवन में जाएंगे वहां फिर स्थिति खराब हो जाती है। तो ऐसे चक्करों में ना पड़े, ऐसे भूल भुलैया में ना पड़े जो आपको YouTube पर ऐसा ज्ञान देते फिर रहे हैं कि हम 2 मिनट में आपको सारा छंद पढ़ा देंगे। और इसी तरीके से जो हिंदी व्याकरण, कई बार मैं जब हिंदी व्याकरण पढ़ाता हूं, मेरा मेन विषय तो हिंदी व्याकरण ही है, संस्कृत तो रुचि है इसलिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो जब मैं पढ़ाता हूं वहां पर कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ट्रिक बताओ। और जैसे समास में बच्चों को कैसी कैसी ट्रिक पता है, समास में ऐसी ट्रिक पता है कि योजक चिन्ह होगा तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब मैं बहुत ज्यादा चर्चा समास की नहीं कर रहा हूं, कुल मिला के मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि आप इन ट्रिकों से बचें। ये जो ट्रिक है ना, ये जो घटिया लेवल की ट्रिक है, इनसे बचें और लक्षण के माध्यम से समझें। तो लक्षण क्या है? देखिए हमारे पास लक्षण क्या है। देखिए एक बात यह है कि जितने भी ये संस्कृत के छंद हैं उनमें लक्षण भी उसी तरीके से बताए गए हैं, जिस तरीके से हमने छंद को पढ़ना है उसी तरीके से लक्षण भी बताए गए हैं, उसी तरीके से लक्षण भी बताए गए हैं। तो देखिए क्या है ये, इसको पढ़ेंगे। इसमें देखिए यति कहां कहां होगी, 4 6 और 7 पर यति होती है। चलिए इसे आगे बताता हूं कि यति कहां होगी, उसको इस लक्षण के माध्यम से ही बताऊंगा तो ज्यादा आपके लिए आसान रहेगा। देखिए पहले तो यहां से समझिए मंदा आक्रांता। मंदाक्रांता जो ये है, तो यहां पर इसका मतलब क्या है? मंद गति से जो आक्रांत होता है, जो मंद मंद गति से चलता है, ठीक है ना। यह जो छंद है ये मंद मंद गति से चलता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे मंदाक्रांता नाम दिया गया है। तो क्या है इसका जो सूत्र क्या है कि मंदाक्रांताम बोधिर सन गैरमो भनौ तो गयुग्मम। तो कैसे बोलेंगे? देखिए यहां पर हम यति लेंगे, ठीक है ना, यहां पर हम यति लेंगे। चलिए पहले यति वाला आपको मैं समझा देता हूं।
इसमें यहां पर बताया गया है, इस सूत्र को अगर मैं आपको समझाऊं तो यहां क्या है, मंदाक्रांता, ठीक है ना, मंदाक्रांता। शुरुआत में तो मंदाक्रांता के बारे में बता दिया, फिर क्या कह रहे हैं कि अंबुधि, अंबुधि कहते हैं सागर को, यानी कि समुद्र को, सागर यानी समुद्र को। और सागर कितने बताए गए हैं हमारे संस्कृत शास्त्र में, कितने सागर बताए गए हैं, तो 4 सागर बताए गए हैं। पूर्व का सागर, पश्चिम का सागर, उत्तर का सागर और दक्षिण का सागर। तो हमें हमारे कितने, इस ये जो अंबुधि यहां पर लिखा है, इससे हमारा क्या आशय निकलता है, 4, ठीक है ना। और इसके बाद आ रहा है शब्द यहां पर रस, ठीक है ना, रस शब्द आ रहा है। तो रस कितने होते हैं, ये काव्य के रसों की चर्चा यहां पर हम नहीं कर रहे हैं, ये काव्य के रस नहीं है, ये तो खाने वाले रस हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोजन करते हैं ना, उसमें हम कौन कौन से रसों का आस्वादन करते हैं, उन रसों की यहां पर चर्चा की गई है। तो ये कितने होते हैं, इनकी संख्या 6 बताई गई है। आगे देखिए नग, ठीक है ना, नग, नग मतलब पर्वत। तो पर्वत, वैसे तो पर्वत बहुत हैं, परंतु जो हमारे ग्रंथों में जो कुल पर्वत बताए गए हैं, तो वो कितने बताए गए हैं कुल पर्वत, तो ये बताए गए हैं 7, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें यति होनी है। यति कैसे होगी, पहली यति होगी 4 पर, ठीक है ना, दूसरी होगी 6 पर, फिर होगी 7 वर्णों पर। चलिए आगे क्या है, आगे है मो भनो तो गयुग्मम, यानी कि मो से क्या है, इसमें पहला होगा मगण, फिर होगा, ये देखिए, फिर क्या है, यहां भगण, फिर नगण, और यहां पर 2 तगण। ये देखिए तौ से क्या है, 2 तगण, और गयुग्मम, गयुग्मम यानी कि ग का युग्म यानी कि जोड़ा, ग का जोड़ा होगा, तो ग यानी कि गुरु। इस तरीके से ये मंदाक्रांता छंद है, इस तरीके से मंदाक्रांता छंद होता है। एक बार फिर से इस लक्षण को पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस लक्षण को अगर आपको पढ़ना आ गया तो आप इस छंद को भी, इसका जो उदाहरण होगा उसे बड़े ही आसानी से समझ पाएंगे। एक बार देखेंगे इस लक्षण को, पुनः देखेंगे तो लक्षण क्या है कि मंदाक्रांताम, कैसे बोलेंगे, यहां पर यति लेंगे, ठीक है ना। एक बार मैं इसे मिटा देता हूं, एक बार मैं इसे मिटा देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि इस लक्षण को गाते हुए हम कहां पर यति लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहां पर 4 वर्णों पर यहां यति ली जाएगी, ठीक है ना, फिर यहां यति ली जाएगी, और फिर तो चरणांत यति होगी, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा फिर, देखिए मंदाक्रांताम बोधिर्सन गैर मो भनो तो गयुग्मम, इस तरीके से इसे बोला जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, एक बार फिर से इसका उच्चारण करेंगे कि मंदाक्रांताम बुधिरसन गैर मो भनो तो गयुग्मम, इस तरीके से इसे बोला जाता है। बड़ा ही प्यारा ये छंद होता है, और इस पर सबसे ज्यादा, अगर इस छंद में सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी ने लिखा है तो वो नाम है कालिदास का, ठीक है ना। कालिदास ने इस छंद में लिखा है, कालिदास ने एक रचना लिखी है मेघदूतम, मेघदूतम एक रचना लिखी है, जो कि कॉलेज में, हो सकता है कि आपके कोर्स में भी हो, अधिकतर कॉलेजों में ये कोर्स में रहती है। तो ये जो रचना है मेघदूतम, इसको दूत काव्य भी हम कहते हैं। इस दूत काव्य में जो उन्होंने पहला श्लोक लिखा है वो ये है, पहला श्लोक ये मंदाक्रांता छंद में है। और इसके अलावा एक और बड़ी रोचक बात है कि उन्होंने जो मेघदूतम जो काव्य लिखा है, जो पूरी पुस्तक लिखी है, ठीक है ना, इसमें सारे के सारे श्लोक, सभी श्लोक किसमें हैं, मंदाक्रांता छंद में ही हैं, ठीक है ना, सारे के सारे मंदाक्रांता छंद ही हैं। बड़ा ही प्यारा यहां पर ये लिखा है। तो मंदाक्रांता छंद को लिखने के बाद, मंदाक्रांता छंद की रचना करने के बाद कालिदास अमर हो गए, और कालिदास ने साथ ही साथ मंदाक्रांता छंद को भी अमर कर दिया, यानी कि दोनों ने एक दूसरे को अमर किया है। देखते हैं इसको। ये सबसे पहला श्लोक है मेघदूतम का, और बड़ा ही प्यारा श्लोक ये है। तो क्या है ये, देखेंगे, ठीक है ना, क्या है ये कि कश्चित कांता, यहां पर लेंगे, ठीक है ना, कश्चित कांता, यहां पर यति लेंगे, ठीक है ना, फिर यहां यति ली जाएगी, ठीक है ना, फिर तो अंतिम यति। मैं यति बता देता हूं आपको, यहां यति होगी, ठीक है ना, यहां यति, फिर यहां यति, ठीक है ना, यहां यति होगी, फिर देखिए यहां यति और यहां यति होगी, ठीक है ना, यहां यति होगी,
ठीक है ना, इसके बाद यहां यति और यहां यति होगी। इस तरीके से आप इसे पढ़ेंगे। अब साथ साथ में आपने पढ़ना है, बड़ा ही प्यारा ये छंद है, देखते हैं इसे। तो क्या है ये कि कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः चापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भरतुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु रामगिर्याश्रमेषु। अब मैं हंस क्यों रहा हूं, हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि ये हंसने वाली बात इस है भी, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि ये संस्कृत में लिखा है, आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो ऐसी क्या बात हो गई। देखो सच में बात ऐसी है कि ये ऐसा है ना, थोड़ा सा चलो बता ही देता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो कश्चित कांता, ये किसके बारे में कहा जा रहा है। ये एक शापित यक्ष है, यह एक शापित यक्ष है। और ये किससे शापित है, अपने भर्तु यानी कि अपने स्वामी से ये शापित है। इसकी नई नई शादी हुई थी, ठीक है ना, इसकी नई नई शादी हुई थी। अब ये क्या हुआ, अपनी प्रेमिका के साथ रहता था, ठीक है ना। अब प्रेमिका के साथ रहता था, एक दिन क्या हुआ कि ये भर्तु के पास देर से पहुंचा, ठीक है ना। तो भर्तु के पास यानी कि अपने स्वामी के पास देर से पहुंचा। स्वामी ने क्या क्या श्राप दे दिया कि एक साल तक तुम अपनी प्रेमिका से दूर रहोगे। और कहां रहोगे, ठीक है ना, अपनी प्रेमिका से दूर रहोगे। और फिर ये कहां जाके रहा, ये कहां जाके रहा, तो ये तो रामगिर्याश्रमेषु। अब देखिए है तो ये अकेला व्यक्ति, यहां पर अगर थोड़ा सा आप समझ पाए तो, ठीक है ना, थोड़ा सा आप समझ पाए तो कि रामगिर्याश्रमेषु, यहां पर तो बहुवचन आ गया। यहां पर ये तो सप्तमी का बहुवचन है साहब। ये क्या है, ये तो सप्तमी का बहुवचन है। तो क्या वो आश्रमों में ऐसे रहता है क्या कि एक पैर तो इस आश्रम में है, दूसरा पैर दूसरे आश्रम में है, और एक हाथ इस आश्रम में है और सर दूसरे आश्रम में है? क्या ऐसे रहता है? नहीं साहब, नहीं रहता, ठीक है ना, ऐसे नहीं रहता है। तो फिर रामगिर्याश्रमेषु क्यों कहा गया है? रामगिर्याश्रमेषु इसलिए कहा गया है क्योंकि अब वो जो विरही है, तो क्या वो एक जगह पर रहेगा? क्या वो एक जगह पर रहेगा? ठीक है ना। अब ये आप कल्पना करके देखो, कोई व्यक्ति है, उसका ब्रेकअप हो गया हो, ठीक है ना, ब्रेकअप हो गया हो, क्या वो एक जगह पर रहेगा? या चलो ब्रेकअप वाला छोड़ो, ब्रेकअप वाला, क्योंकि यहां पर इनका ब्रेकअप नहीं हुआ है, यहां पर तो ये किसी कारणवश दूर है। मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं और ठीक है, आप जिससे प्रेम करते हैं उसको किसी कारणवश दूर जाना पड़ा है और आप उससे बड़े ही परेशान हैं, ठीक है ना, बड़े ही आहत हैं। तो क्या होगा, क्या आप एक जगह स्थिर रह पाएंगे? नहीं, कभी इस कमरे में, कभी यहां, कभी आंगन, कभी कहां, मतलब, और कभी क्या करेंगे, कभी चादर ढक के रोएंगे, कभी बिना चादर के रोएंगे। तो क्या एक जगह स्थिर रहेंगे? जब आप स्थिर एक जगह नहीं रह रहे हैं तो फिर ये यक्ष कैसे रहेगा? ये यक्ष भी एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए कहा है कि रामगिर्याश्रमेषु, कहां रह रहा है वो? रामगिरी के आश्रमों में रह रहा है। कहां? रामगिरी के आश्रमों में रह रहा है, ठीक है ना, रामगिरी के आश्रमों में रह रहा है। और इस रामगिरी के आश्रमों के लिए, अब मुझे पता नहीं, मैं ऐसा लग रहा है, मुझे आनंद सा आ रहा है तो मैं थोड़ा सा ज्यादा बताने लग रहा हूं, लेकिन शायद मैं, चलिए थोड़ा सा बताता हूं, इसके बाद बहुत ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करूंगा वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी। और बताने को तो मैं इसको पूरा खोल के आपको बता दूं, एक एक चीज बता दूं, ठीक है ना। कश्चित कांता विरह गुरुणा से लेके सारा का सारा बड़ा ही मजेदार है, ठीक है ना, बड़ा ही मजेदार है। परंतु मैं थोड़ा सा बताता हूं, बाकी चर्चा नहीं करेंगे। देखिए रामगिर्याश्रमेषु का यहां पर ये क्या है, विशेषण है कि स्निग्ध छाया तरुषु, यहीं तक रुकेंगे, ठीक है ना, यहां तक, स्निग्ध छाया तरुषु। तो यानी कि वो क्या है, वो जो वन है वो घने वनों की छाया से
स्निग्ध है, वो वहां पर घने वनों की छाया है, ठीक है ना, घने वन है, घने वन है। घने वन क्यों है? अब घने वन क्यों है, इसके लिए भी यहां पर विशेषण है, देखिए, स्नान पुण्योदकेषु। अब यहां पर किसने स्नान किया है? देखिए, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, यानी कि जनक तनया। कौन है जनक तनया? कौन है जनक तनया? कौन है जनक तनया? तो ये तो सीता जी हैं। अब सीता जी ने जहां स्नान किया होगा तो उनके पुण्य से वह जमीन क्या हो गई है? बहुत ही उपजाऊ हो गई है। और वहां पर क्या है? बिल्कुल घने जंगल हैं, घने वन वहां पर हैं, पेड़ हैं बहुत ही घने घने, और उनकी छाया है। तो वहां पर वो जो यक्ष है, वो जो विरही यक्ष है, आप ही की तरह, ठीक है ना, मान चलिए आपकी तरह नहीं, आप क्यों विरही होंगे, आप तो साथ में ही रहेंगे, आपको हम विरह में नहीं रखेंगे, ठीक है ना, आपको विरह में नहीं रखेंगे। चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा, हम आपका उदाहरण नहीं लेते, आपके दोस्त नुमा दुश्मन का उदाहरण लेते हैं, जो आपका दोस्त जैसा है परंतु दुश्मन टाइप है, ठीक है ना, मतलब आपके हर काम में टांग अड़ा देता है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, उसकी बात करते हैं, तो वो क्या है? चापेन स्तंग गमित महिमा वर्ष भोग्येण भरतु। तो 1 साल का यहां पर उन्हें 1 साल का चाप दिया गया है। इतना ही डिस्कस करता हूं, वरना ये काफी कुछ डिस्कशन इसमें हो जाएगा। इतना ही डिस्कस करते हैं, वरना काफी लंबी ये कक्षा, एक ही इसी में अपने आप में, एक मात्र श्लोक में भी अपने आप में बड़ी लंबी कक्षा खिंच सकती है। अगर आप लोग चाहेंगे ना, अगर आप चाहेंगे कि मैं इसमें पूरा गणों का विवेचन करूं और इसकी पूरी व्याख्या करूं, पूरा तरीके से इसे समझाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी मेरी टीम ने मुझसे कहा है ना कि सर आप छोटी छोटी वीडियोस बनाइए, यानी कि आप 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट की वीडियोस बनाइए। हालांकि मैं वो भी नहीं बना पा रहा हूं, तब भी मेरी वीडियोस 15 मिनट 20 मिनट ऐसी ही जा रही हैं, फिर भी वो भी नहीं हो रहा, ठीक है ना, वो भी नहीं हो रहा है, बहुत हल्का, बहुत कम कंटेंट नहीं दिया जा रहा। फिर भी चलिए, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तब, ठीक है ना, वरना फिर मैं इतना ही स्पष्टीकरण इसका रखूंगा। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं, एक बार फिर से इस श्लोक को हम देख लेते हैं, ठीक है ना, एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ में गाएंगे। देखिए, एक बात ये ध्यान दीजिए कि जितने भी श्लोक हैं ना, जब इनको आप गाएंगे ना साथ में, तो बड़ा ही प्यारा आनंद होता है इन्हें गाना, और गाने से ये जल्दी याद हो जाते हैं। देखिए, जब आपने छंद पढ़ा और उसको गाया ही नहीं, तो लगता नहीं कि हमने छंद पढ़ा है, तो लगता नहीं कि हमने छंद पढ़ा है। तो छंद पढ़ना मतलब इनको गाना जरूरी है, छंद पढ़ना मतलब इनको गाना आवश्यक है, ठीक है ना। तो देखिए, और जब मैं इन्हें गा सकता हूं, देखिए मैं तो इतना वाहियात गाता हूं, मुझे पता है मैं कितना वाहियात गाता हूं, उसके बावजूद जब मैं इन्हें गा सकता हूं, वो भी पूरे YouTube के सामने, आपके यानी कि पूरे अपने विजय पथ 2055 के परिवार के सामने मैं इसे गा सकता हूं, तो आप तो गा ही सकते हैं साहब, आप तो गा ही सकते हैं ना घर पे बैठ के। तो गाइए और सीखिए यहां से, ठीक है ना। छंद है, छंद को जब तक गाएंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। देखिए, तो क्या है ये क्या है? तो एक बार गाते हैं इसे कि कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेना स्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भरतुः यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। कहाँ है? रामगिर्याश्रमेषु, ठीक है ना। चलिए, इतना ही डिस्कस करते हैं, फिर इतना ही डिस्कस करते हैं आज की कक्षा में, इतना ही डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं इसका पूरा स्पष्टीकरण दूं, इसी का नहीं, जितने भी छंद मैं आगे पढ़ा रहा, ये पढ़ा रहा हूं, और कुछ पढ़ा लिए हैं और कुछ आगे पढ़ाऊंगा, उन सभी का अगर आप लोग स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं जरूर उनका स्पष्टीकरण कर दूंगा, ठीक है ना, जरूर कर दूंगा। चलिए, आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, फिर आज की कक्षा में इतना ही करते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग
पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और साथ में ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस विजय पथ 2055 के आंदोलन के साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। 2055 तक भारत को खुशहाल और विकसित राष्ट्र बनाने के आंदोलन में जरूर जुड़िएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर ये लगा हो, आपको ऐसा लगे कि ये फायदेमंद है, ये और बच्चों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है जो आपके साथ के हैं, तो उनको भी ये शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।